नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों जानते होंगे जो हमारी ये PYQ सीरीज चल रही है, इसमें हमने अपने 14 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने जो कल चैप्टर किया था, परसों जो चैप्टर किया था, सॉरी, वो बॉट एंड स्ट्रीम का किया था। वो हमारा अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर था। अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा एडवांस वाला पार्ट। अब एडवांस वाला पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस चैनल के स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया हुआ है। अब नंबर सिस्टम की जो क्लासेस हैं वो हमने, जो उसके कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, वो क्लासेस मैंने इस चैनल की जब शुरुआत की थी तभी मैंने आपको वो सब चीज़ें करा दी थी। तो आप एक काम करेंगे, वहाँ से उन क्लासेस को करने के बाद वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन जो हमारे ये PYQ सीरीज है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता के चलूँगा और बाकी जो हमारे ये PYQ सीरीज है इसमें लगभग अब आपके नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और आज ये पार्ट 1 रहने वाला है। इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू हम इस नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, UPSI में भी पूछे जाते हैं और यूपी पुलिस GD में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं ये मेनली आपके UPSI के रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने वो भी इसमें कलेक्ट कर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है हमारा नंबर सिस्टम का। और मैं फिर एक बार आपसे बता देना चाहता हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन जो वीडियो है नंबर सिस्टम की जो हमने स्टार्टिंग में की हुई थी उन वीडियो का इसमें लिंक डलवा दिया जाएगा। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप अभी भी अटेम्प्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मैथ्स 247 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप टारगेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और क्वेश्चन नंबर हम 1 पे ना जाके कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कितने प्रकार के नंबर होते हैं हमारे। मैंने बहुत अच्छे से आपको अपने जो हैंड रिटन नोट्स थे जो कभी मैंने अपने तैयार करे थे उन नोट्स से मैंने आपको उस क्लास में, जो आपके नंबर सिस्टम की क्लास मैंने ली थी, उस क्लास में मैंने अपने नोट्स से आपको चीज़ें कराई हैं। आप बिल्कुल उन क्लास को ज़रूर देखना, आपके वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो नंबर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था। एक होते हैं हमारे पास रियल नंबर, एक होते इमेजिनरी नंबर और एक होते कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। रियल नंबर कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर जो भी संख्या प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करती है वो रियल नंबर होती है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर में आपका आयोट आता है, जैसे 5i, जैसे 7i। इस तरीके से जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इमेजनरी नंबर होते हैं। यानी जैसे एक कोई एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, जैसे माइनस के 25 अंडर रूट के अंदर, जैसे माइनस के अंडर रूट के अंदर आप लिख लीजिए 14। ये कोई भी नंबर आपके पास होगा, 14 लिख लीजिए या 16 लिख लीजिए, कोई भी नंबर इस तरीके से होगा अंडर रूट में अगर माइनस होगा तो वो नंबर क्या होता है, वो इमेजनरी होता है। क्योंकि यहाँ पे आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर -1 होती है, ये आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो A+IV के फॉर्म में होते हैं। A+IV के फॉर्म से आप समझते होंगे, ये जो होता है इसमें, ये होता है रियल नंबर और ये होता है इसमें इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। हमारे जो एग्ज़ाम है, जो हमारे पेपर्स होते हैं उनमें जो हमारे पूछा जाता है, इन नंबरों से पूछा जाता है, यानी कि रियल नंबर से क्वेश्चन बनते हैं। इमेजिनरी नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आता है। तो हम आज इन्हीं नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इन्हीं नंबर्स पे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको आज तैयार करने की कोशिश करेंगे। जैसे रियल नंबर की बात हुई, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ।
आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे रियल नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, ये रियल नंबर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये रियल नंबर भी हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नंबर कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास डेसिमल, और डेसिमल जिसको बोलते हैं दशमलव नंबर, और दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास इंटीजर। पहले नंबर पे क्या होते हैं? दशमलव, दशमलव को आप बोल सकते हो डेसिमल, और दूसरे नंबर पे होते हैं इंटीजर। इंटीजर होते हैं आपके पास पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक कौन से होते हैं? जो नंबर पूर्ण हो। आप पूर्णांक से भी अगर आप समझ रहे होंगे तो जो नंबर अपने आप में पूर्ण होता है उसको पूर्णांक नंबर कहते हैं। और जो नंबर दशमलव के फॉर्म में होता है, जैसे 0.8, जैसे 0.124, जैसे 0.113 या 112, इस तरीके से जो पॉइंटों में नंबर होते हैं उनको दशमलव नंबर कहते हैं। जो इंटीजर होते हैं वो एक पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। इस तरीके से इंटीजर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे डेसिमल हमारा हो गया, आप समझ पा रहे होंगे बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो डेसिमल होते हैं वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे रिकरिंग डेसिमल से आप क्या समझते होंगे? जैसे अगर हम बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल की, एक कौन से होते हैं? रिकरिंग डेसिमल। एक होते हैं हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल से आप इस तरीके के नंबर देखते होंगे, जैसे 0.333333, इस तरीके से, जैसे 0.4444, इस तरीके से आप नंबर देखते होंगे। जैसे नॉन रिकरिंग की अगर मैं बात करूं, नॉन रिकरिंग में होता है जैसे 22/7 आता है हमारे पास, जैसे √2 आ जाता है, जैसे √3 आ जाता है। मतलब इस तरीके के अलावा जो क्वेश्चन हो, जो नंबर होते हैं वो हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल के अंदर आते हैं। आप समझ गए होंगे बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात हम बात करते हैं आपके नॉन रिकरिंग डेसिमल हो गए, डेसिमल हो गए हमारे पास। उसके बाद जो हम बात करते हैं दोस्तों, वो बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं? इंटीजर आप सभी लोग जानते होंगे, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, और एक होते हैं हमारे पास क्या? एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या जाता है? जैसे प्लस के इनफाइनाइट से लेकर हमारे पास जो 0 तक नंबर आते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जैसे हमारे पास -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर। बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे +1 लिखा, यहाँ पे -1, लेकिन जो 0 होता है वो ना तो इंटीजर होता है, ठीक है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो वो हमारा क्या होता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। आप लोग बात समझ गए होंगे। अब दूसरी जो बात होती है, आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। नंबर होते हैं तीन प्रकार के, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने चीज़ें पढ़ी क्या? उसके बाद हमने पढ़ा, क्योंकि इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं दोस्तों वो दो तरीके के होते हैं, डेसिमल होते हैं, और डेसिमल के बाद होते हैं दोस्तों हमारे पास इंटीजर है। अब डेसिमल भी दो तरीके के होते हैं, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे अगर दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या रिपीट हो रही होगी उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर दशमलव के बाद एक प्रकार की संख्या रिपीट नहीं हो रही, जैसे 1 2 3, 3 2 1 4 5, इस तरीके से आ रही होगी तो वो नॉन रिकरिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है +1 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर होता है नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर -1 तक। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास आता है नेचुरल नंबर। आप समझते होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो आपके पास होते हैं वो होते 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं। बात आ गई समझ में? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं भैया? होल नंबर की जो बात होती है उसमें आप प्लस के मतलब उसमें आप 0 और ऐड कर दीजिए नेचुरल नंबर पर। 0 1 2 3 इससे लेकर इनफाइनाइट तक जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इवन नंबर से आप बात समझते होंगे। इवन क्या होता है? इवन होता है दोस्तों जो पॉजिटिव, इवन होता है जो 2 से आपके पास इस विभाजित हो जाए। जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इसी तरीके से हमारे पास चलता चला जाता है आगे तक। उसके बाद होता है हमारे पास ओड यानी कि विषम। ये सम होता है, ये विषम होता है। विषम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ठीक है, 9, इसी तरीके से हमारे पास विषम संख्याएं होती है।
बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो नंबर होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो प्राइम नंबर से आते हैं। आपको प्राइम नंबर बहुत ध्यान से समझना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास अभाज्य संख्याएं, यानी जो संख्या या तो खुद से या एक से डिवाइड हो जाए। जैसे इन प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो ओनली 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर, मैं क्विक आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनमें फैक्टर क्या होता है? एक और इटसेल्फ, यानी कि नंबर खुद। जो नंबर खुद होता है वो और एक नंबर से डिवाइड हो जाए वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, हमारे पास 7 हो गया, 11, 13। इसी तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर। आप देखो, क्या ये नंबर एक से डिवाइड है? बिल्कुल है। क्या ये नंबर खुद से डिवाइड है? हाँ। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर। समझ गए आप? बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरी बात होती है कि प्राइम नंबर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है को प्राइम और एक होता है हमारे पास ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना आए, ऐसे दो नंबर। अब वो दो नंबर कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों? वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं दोनों, और वो हमारे पास कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है? एक और इटसेल्फ। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका फैक्टर खुद से और एक से डिवाइड होने के होने के साथ साथ वो किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाएंगे, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक बार ध्यान से समझ लेंगे कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो मोर देन, जिसके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर से क्या मतलब है? कि एक से भी डिवाइड हो जाए वो संख्या खुद से भी डिवाइड हो जाए, और वो संख्या किसी एक अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए, अदर नंबर से भी वो संख्या डिवाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो कंपोजिट नंबर। जैसे जैसे हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 एक से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। आप बात समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं हम चीज़ समझ रहे थे क्या? हम समझ रहे थे प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, सॉरी, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। देखो ध्यान से समझेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे दो नंबर, वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे देखो ध्यान से समझेंगे एक बार। जैसे हमने कोई दो नंबर लिया, जैसे मैंने कोई नंबर लिए 2 और 3। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई नंबर लिया जैसे 9 और 13। और उसके बाद मैंने कोई नंबर लिया जैसे आपके पास 8 और 9। अब ये दोनों के दोनों नंबर क्या है? ये को प्राइम है। को प्राइम क्यों है? को प्राइम की कंडीशन क्या होती है? को प्राइम नंबरों की कंडीशन होती है कि जो दो नंबर लिखे हुए हैं, ये इन दोनों नंबर में कोई भी संख्या कॉमन ना हो। इन दोनों नंबर में क्या हो? 2 और 3 में कोई भी संख्या कॉमन ना आए, तो ये क्या हो जाते हैं? ये को प्राइम हो जाते हैं। बात आ गई समझ में? लेकिन देखो, अब ये इन वाले नंबरों से, ये अलग अलग जो नंबर है, इन नंबरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो। लेकिन ये आपस में को प्राइम तब होंगे जब इनके आपस में कोई भी संख्या कॉमन ना आए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर, ये हो गया हमारे पास को प्राइम। उसके बाद बात करते हैं हम ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम ऐसे दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने को प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ऐसे दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके आपस में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, लेकिन और हाँ, हमेशा समझेंगे इनका जो एचसीएफ होता है ना को प्राइम नंबर का, वो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा और कॉमन ही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर की। जो ट्विन प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होता है, ध्यान से समझेंगे, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना है। जैसे जैसे 3,4,5 हो गया, जैसे 5,7 हो गया, जैसे 11,13 हो गया। अब ये सारे के सारे नंबर देखो प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। और ये को प्राइम, ट्विन प्राइम इसलिए है क्योंकि इनके बीच में भी कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं आएगी। समझ गए बात को? आप ट्विन प्राइम नंबर भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे मेन टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल।
तो आपको हम समझाएंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ध्यान से आप समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, रेशनल नंबर, रिलेशन नंबर सब जानते होंगे आप। मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन उस पर। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अपने आप में। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल कहता है विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? विभाजकता का नियम कहता है कि कौन सी संख्या को हम देख के ही पता चल जाए, हमें उस नियम से हमें पता चल जाए कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड हो रही है। यानी हमने कोई संख्या लिखी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड है, हमें कैसे पता चलेगा ये संख्या 2 से डिवाइड है, हमें कैसे पता चलेगा ये संख्या 5 से डिवाइड है। तो इन पहचान करने के लिए नंबरों की, इस तरीके से नंबरों की पहचान करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल को पता होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एकदम बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 1-2 मिनट अधिक लग रही हैं ये चीज़ समझने में और आपने ये चीज़ समझ रखी है, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल सकते हैं। आप वीडियो को आगे क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो जाएंगे आप वहाँ से वीडियो को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सभी चीज़ बता देता हूँ। जैसे 2 है हमारे पास, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो एक तो संख्या सारे सबसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक नंबर क्या होता है, वो तो सबको डिवाइड कर देता है। 2 जो होता है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हमें देखना है लास्ट 1 डिजिट, ठीक है। लास्ट 1 डिजिट हमें इसमें चेक करनी है। अगर लास्ट 1 डिजिट हमारी 2 से विभाजित है तो कोई भी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो सकती है। बात आ गई समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 4 की। 4 में क्या होता है, हमें देखना होता है 4 में लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी होती है। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर बाद की तीन संख्या हमारी 4 से, देखो ये संख्या 2 से डिवाइड है, ये संख्या 4 से डिवाइड है और ये संख्या अगर हमारी 8 से डिवाइड है तो दी गई संख्या, कंप्लीट संख्या हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगी। आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी या हमारी वीडियो से पढ़ी होंगी या आपने कहीं दूसरे सर से पढ़ी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने 2 पढ़ लिया, एक तो हमें पता ही है। इसके बाद बात करते हैं 3 की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, तो आप 3 को और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। 3 को और 9 को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल या 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपको चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है। अगर ये नंबर का जो सम है, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके डिजिट का सम अगर हमारे 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 9, 12, 3, 6, 4, 1, 2 और 1, ये संख्या है मान लीजिए हमारी। अब ये हमें चेक करना है कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके डिजिट का सम, जैसे 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 26 और 2 हो जाएगा हमारे पास कितना, बोलो 28, 28 और 1 29। क्या ये संख्या हमारी डिवाइड है कि नहीं है 3 से? एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। देखो 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 1 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। अब 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29 और 2 कितना, ये 29 का भी तो डिजिटल सम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 11। क्या ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड है? नहीं है। क्या ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड है? नहीं है। तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको अच्छे से बात समझ में आ गई हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगले डिजिट का देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या। अभी हमने किसका पढ़ लिया? हमने 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4। तो हम बात करते हैं 5 की। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के जो नंबर है, लास्ट का नंबर या तो 0 हो या तो लास्ट का नंबर 5 हो, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। बात आ गई समझ में? अगले डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं हम 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है
कि संख्या अगर 6 से डिवाइड है तो वो संख्या किस किस से डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए, और वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद करते हैं हम 7 का। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा अलग है, तो आप क्या करोगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल को मैं बता तो दूंगा, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, 7 को अपने आप खुद ही चेक कर सकते हैं कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं। 8 का हमने पढ़ लिया, 9 का हमने पढ़ लिया, 10 का आपको पता ही होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो डिजिट होनी चाहिए वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो, लास्ट की डिजिट जीरो होनी चाहिए। अब 11 का सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है हमारे पास A B C D E और F, ये संख्या है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेटिव नंबर है जैसे A C और E और B D और F, यानी हमारे पास जो आना चाहिए A प्लस के C प्लस के E, इनका अल्टरनेटिव नंबरों का सम माइनस कर देना हमें पास अल्टरनेटिव नंबरों के सम से। ठीक है, अगर ये सम जो माइनस होने के बाद जो संख्या अगर हमारी 0 ये 11 का मल्टीपल आती है तो संख्या हमारी 11 से डिवाइड है। ठीक है, और जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 12 में आप क्या चेक करोगे, 13 का आपको निकालना पड़ेगा। 12 में आप क्या चेक करोगे, 12 में आप चेक करोगे 4 और 3 को। ठीक है, कोई संख्या 4 और 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। आप सब बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है बेसिक क्वेश्चन है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक है। आप बेसिक पैटर्न पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है, मान ले P Q और R विशिष्ट पूर्णांक है, कोई स्पेशल पूर्णांक है। ठीक है, R एक धनात्मक सम पूर्णांक है जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा सत्य होगा ये बताना। देखो ये आपको चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम चेक कर लेंगे। हम मान लेते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं कि जो P है हमारे पास, देखो P और Q विषम है, तो मैं मान लेता हूँ P बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, Q बराबर दोस्तों मैं मान लेता हूँ हमारे पास 5 है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने माना P बराबर 3 और Q बराबर 5, और R क्योंकि एक सम संख्या है तो R को मान लेता हूँ मैं 2, R बराबर मान लेता हूँ 2। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन क्या चेक करनी है, देखो अगर मुझे ये Q P माइनस R जो ये मेरा सोल्व होके आना चाहिए वो विषम आना चाहिए, तो मेरा आंसर सही होगा। जैसे Q कितना है 5 है, ओके, P कितना है 3, 3 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, इसमें से असत्य नहीं है ये बताना है ना हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये हमारा सही है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। P की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू कितनी है 2, 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1 होती है वो कितना होता है विषम, 1 आएगा विषम है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन होगा बी। यही हमारा सही नहीं बैठ रहा क्योंकि इसमें सम दिया हुआ है लेकिन हमारे पास जो आ रहा है ये विषम है। बात आ गई समझ में, ये हमारा विषम है। इसको चेक करेंगे तो भी यही आएगा। देखो क्यू का स्क्वायर 5 पंजे 25 हो जाएगा, और P माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये भी सम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। 2 की मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे सम आएगा, ये भी ठीक बात है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको बताना है 2 अंडर रूट 16 एक है, मतलब ये कैसी संख्या है। आपको बताना है ये अपरिमेय संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये पूर्णांक है, ये अविभाज्य संख्या है। यह आपको बताना है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको लिखाई है जिसका HCF 1 होता है, यानी सॉरी जिसको जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड हो सकती है वो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। आपको इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, 3 है और अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 को 4 लिख सकते हैं, तो 3 और 4 क्या है 12, तो 12 तो एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे बताओ ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 90 का स्क्वायर है, यानी कि ये 90 का स्क्वायर, तो ये तो एक पूर्णांक संख्या होगी। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको 45 बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी हमारे पास। इसको लिख देंगे 45 बटे 100, यानी कि इसको लिख देंगे 9 बटे 20, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी
क्या सी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये, क्या ये परिमेय संख्या है? देखो इसको हम निकाल नहीं सकते, इसका मान तो हम निकाल नहीं सकते, यानी ये आएगा हमारे पास अंडर रूट 110 810 प्लस अंडर रूट के अंदर 8100 यानी कि 90। क्या ये मेरे पास परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, तो यही हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, मैंने आपको क्या बताया था? को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई भी संख्या प्राइम ना, जो कोई भी संख्या क्या ना हो, कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई भी संख्या क्या ना हो, कॉमन ना हो, तो वो क्या होती है? या जिनका एचसीएफ क्या हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो वो क्या होती है? को प्राइम नंबर होते हैं। क्या मुझे आप बताएंगे इसमें से कोई संख्या कॉमन आ रही है? बिल्कुल आ रही है भैया, दो संख्या कॉमन आ रही, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखो, इसमें तो भैया 23 ही कॉमन आ रहा। भाई 23 दिया कि 23 चौक 92 में होते, तो 23 कॉमन आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। क्या इसमें हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18,35 हमारे पास को प्राइम नंबर है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ यानी कि अभाज्य संख्या है? आप मुझे बताएंगे कौन सी अभाज्य संख्या है? क्या ये हमारी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 13 39 होते हैं। क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, 17 51 होते हैं। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, 9 27 होते हैं। ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, 47। ठीक है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। आपको बताना है 22, आपको बताएं 2,26,644 के किस न्यूनतम नंबर को घटाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए। अब मैंने आपको 3 डिजिट बताई थी, मैंने आपको 3 चीज बताई थी। एक बताई थी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, एक बताया था मैंने आपको 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, एक बताया था 8 से। इसमें हमने चेक करनी थी लास्ट का 1 डिजिट, इसमें हमें चेक करना था लास्ट के 2 डिजिट, इसमें हमें चेक करना था लास्ट के 3 डिजिट। लेकिन उसके आगे अगर और चलेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। अगर 16 को चेक करना है तो उसमें लास्ट के 4 डिजिट हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करो आप। भाई लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर हमारे 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको बताना है, ये है हमारे पास लास्ट के 4 डिजिट। इसमें आप देखो क्या माइनस करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन, आप ऑप्शन से चेक करो, आप ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से चेक करो। सबसे पहले आप 2 चेक करो। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ, देखो लास्ट की 4 डिजिट चेक करो आप, 66 44। इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ, -2, तो क्या संख्या आएगी? 66 42 आएगी। क्या ये संख्या 16 से विभाजित है? 16 चौका 64, बचे कितने? 2, 16 कम 16, बचेंगे कितने हमारे पास? 8। तो 82 होगा? नहीं हो जाएगी, 16 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद आप इधर आओ, इसमें से आप 4 माइनस करो। क्या ये संख्या मेरी 4 माइनस करने के बाद क्या आएगी? ये आएगी हमारे पास कितनी दोस्तों? ये आएगी 66 40। क्या ये संख्या मेरी किससे डिवाइड है? क्या ये संख्या मेरी 16 से डिवाइड है? चेक करके देखो, 16 चौका 64 हो जाएंगे, बचेगा कितना? 2, 16 कम 16, 16 पंज 80, कंप्लीटली डिवाइड है। यानी कि इस संख्या में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो ये संख्या मेरी कंप्लीटली 16 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या अगला हमारा टाइप है यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट क्या होती है? आप यूनिट डिजिट समझेंगे। यूनिट डिजिट से आप क्या समझते हैं? यूनिट डिजिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई का अंक। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैं 3 5 2 8 लिख देता हूँ, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक 8 है। बात आ गई समझ में? जैसे कोई भी नंबर मैं लिख देता हूँ 3 4 2 4, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। यानी कि जो अंक हमारे पास इकाई पे आता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। बात आ गई समझ में? अब इकाई के अंक से आपको क्या समझते हैं? आप क्वेश्चन करें करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, गुणनफल हमारा ये है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी क्या होगी। तो आपको यूनिट डिजिट जब भी बतानी हो तो आप यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करो, इन यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करो। कैसे? देखो देखेंगे कैसे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट बतानी है तो यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना है।
देखो 2 की मल्टीप्लाई में अगर 8 से करूँगा तो 16 आएगा, 16 का यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई 9 से करूँगा 54 आएगा, 54 का यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूँगा तो 16 का यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। यानी कि इसकी जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट पे हमेशा मेरे पास 6 आएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बात आ गई समझ में कैसे आया ये क्वेश्चन? यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बताना आपको इकाई का अंक क्या आएगा। देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा, 7 सत्ते 49, 49 का मेरे पास आएगा 9 यूनिट डिजिट। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 9 9 27, 27 आएगा 7। 7 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 7 ही कम 7 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, 14 का 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 12 का 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, आएगा मेरे पास 4। यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4 आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसको समझना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, बस ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट का केस समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार यूनिट डिजिट का केस समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार यूनिट डिजिट का केस समझा देता हूँ कि यूनिट डिजिट होता क्या है। बोलो, एक बार हम यूनिट डिजिट समझ लेते हैं क्या होता है। यहीं पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बराबर मेरे पास 2 होता है। 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? सॉरी, 2 की पावर 2 बराबर, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ कॉन्सेप्ट अलग है। 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। और 2 की पावर हमारे पास 4 बराबर क्या होता है? आप बोलोगे भैया क्या होता है हमारे पास? 32 होता है। नहीं, 16 होता है, सॉरी 16। 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, हाँ। और 2 की पावर 5 का मान होता है हमारे पास 32। ध्यान से समझेंगे। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं 2 की पावर 1 लिख रहा हूँ और 2 की पावर 5 लिख रहा हूँ तो इसमें अंतर कितनी घात का है? आप बोलोगे भैया 4 घात का अंतर है, +4 का। और इसके घात 1 के बाद भी मेरे पास यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है और घात 5 के बाद भी मेरे पास यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हर 4 घात के बाद जो 2 होता है उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा 2 आता है। नहीं, यही समझ में बात? कहने का मतलब ये है कि जो 2 होता है, अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो भी मेरे पास यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूं तो भी मेरे पास यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 की पावर में, अगर 2 की पावर में 4 प्लस हो रहा है, मतलब ऐसे समझो कि 2 की पावर 4 के मल्टीपल पे है, तो जो यूनिट डिजिट पहले पे आएगी वही यूनिट डिजिट आखिरी पे आएगी। यानी ऐसे समझो, इसमें समझो आप कि 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद जो हर 4 घात के बाद 2 क्या करता है? अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। समझ में आ गई बात? देखो हर 4 घात के बाद अपनी रिपीट कर रहा है। अगर मैं देखो 2 की पावर 6 की बात करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 64 आएगा। तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 6 कितना आएगा? 4 प्लस हो जाएगा। तो हर 4 घात के बाद क्या कर रहा है? अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हर 4 घात के बाद जो 2 होता है वो अपनी यूनिट डिजिट को क्या करता है? रिपीट करता है। तो हम इसको बोलते हैं 2 की साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं? 2 की साइक्लिसिटी हम इसको बोलते हैं। यानी हर 2 घात के बाद, हर 4 घात के बाद 2 अपना यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब 3 घात की बात करते हैं। तो मैं आपको साइक्लिसिटी लिखा देता हूँ, सारी साइक्लिसिटी। देखो अब ये तो बात आपको समझ में होगी साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी होती है कि कितनी घात के बाद कोई भी नंबर अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। देखो अगर मैं 2 की बात करता हूँ, अगर मैं 3 की बात करता हूँ, अगर मैं 7 की बात करता हूँ और अगर मैं किसकी बात करता हूँ? 8 की बात करता हूँ, तो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है दोस्तों वो होती है 4 घात। यानी कि हर 4 घात के बाद, 4 घात के बाद ये अपना नंबर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है, ये अपना नंबर क्या करते हैं? यूनिट डिजिट रिपीट करते हैं। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरी बात की बात करता हूं मैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी? अब हम बात करते हैं 1, 5, 6 और 0 की। हम बात करते हैं 1, 5, 6 और 0 की।
आप मुझे बताएंगे अगर मैं 1 की पावर 1 लिखूंगा तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 लिखूंगा तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 लिखूंगा तो भी 1, 1 की पावर 4 तो भी 1, 1 की पावर 5 तो भी 1। ऐसे ही अगर 5 की पावर 1 लिखूंगा तो भी यूनिट पे 5 आएगा। यानी कि 5 की कितनी भी पावर लिख दूं यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आता है। 6 की कितनी भी पावर लिख दूं यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आता है। 1 की कितनी भी पावर लिख दूं यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आता है। ऐसे ही 0 की कितनी पावर लिख दो आप यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा। यानी इनकी साइक्लिसिटी समझ लो। साइक्लिसिटी क्या, इसमें तो आप कितनी भी पावर लिख दो, इसमें तो आप कितनी भी पावर लिख दो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या रहता है, सेम नंबर रहता है। सेम नंबर यूनिट डिजिट पे रहता है। समझ गए आप बात को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 रह गया, 5 6 7 8, एक 9 रह गया। हमारे पास 2 नंबर हमारे और रह गए। ये आप समझ गए होंगे, यूनिट डिजिट आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 3 और 9 की। किसकी, 4 और 9 की, सॉरी 4 और 9 की। देखो 4 की पावर 1 लिखता हूँ 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। और 4 की पावर दोस्तों अगर मैं 4 लिखता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे 256 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 9 की पावर 1 लिखता हूँ 9 आएगा। 9 की पावर अगर 2 लिखता हूँ 81 आएगा। 9 की पावर अगर 3 लिखता हूँ तो मेरे पास 729 आएगा। और अगर 9 की पावर 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ तो क्या आएगा बोलो, 9 की पावर अगर 4 लिखता हूँ तो कितना आएगा, 65 61 आएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई आपको। अब आप देख रहे होंगे कि भैया इसमें तो हर 2 घात के बाद ये क्या कर रहा है, अपना नंबर रिपीट कर रहा है। हर 2 घात के बाद नंबर रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझना है ध्यान से। अगर अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर ओड हो, क्या हो, 4 की पावर ओड हो, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आती है, हमेशा जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 4। ठीक है, और अगर 4 की पावर इवन हो, अगर 4 की पावर इवन हो तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 6। ऐसे ही अगर 9 की पावर क्या हो, ओड हो, 9 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आती है। और 9 की पावर अगर इवन हो, 9 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आती है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको कि नहीं आ गई, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है दोस्तों, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो आपको अब क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखो आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों। आप वो क्लास ज़रूर करना जो मैंने आपको बताई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और मैं उसका लिंक भी डलवा दूंगा क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से वो क्लास ज़रूर कर लेना, आपको सारे नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 1624 के इकाई के स्थान पर आपको क्या आएगा। देखो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि हर संख्या अपना जो यूनिट डिजिट होती है, ये पावर है 4। आपको मैंने बताया था कि जो 4 होता है ना, 4, इसकी 4 की पावर, यूनिट पे ध्यान देखो, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी तो आपको यूनिट पे ध्यान देना है। अगर 4 की पावर, मैंने आपको बताया था अगर 4 की पावर इवन होता है, इवन, तो क्या आता है यूनिट डिजिट पे, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट पे 6 आता है। बात आपको समझ में आ गई। अगर यूनिट डिजिट, अगर 4 की पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आता है, 6 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट पे, अगर सॉरी 4 की पावर अगर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अगर यदि अगर 4 की पावर हमारे पास ओड आता है, ओड, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे हमेशा आएगा हमारे पास 4। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, यही चीज़ हमने अभी आपको कराई थी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
12,687 की पावर आपको 155 दी हुई है। आपको क्या करना है, देखो आप मुझे एक बात बताएंगे, आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट देखनी है। अब मैं इसमें क्या है, यूनिट पे है 7। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 155। अब 7 की पावर 155 जो भी होगी उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको 7, 2, 8 और 3 दिखाई दे तो उसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो होती है 4 घात, यानी कि हर 4 घात के बाद वह अपना नंबर रिपीट करता है। तो आप इस घात को क्या करेंगे, इस घात को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको 4 के मल्टीपल में लिखेंगे। 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 या 12 हो जाएंगे। कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ 3 बचेगा। और 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 38 प्लस 3, ये 7 की पावर लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी घात आपकी 4 के मल्टीपल में होगी उसको छोड़ के आपको दूसरी वाली घात लेनी है, क्योंकि हर 4 घात के बाद ये अपना नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। यानी पहले जितना नंबर यूनिट पर आ जाता है, जैसे 7 की पावर अगर मैं 1 लिखूंगा तो 7 आएगा, और 7 की पावर अगर मैं 5 लिखूंगा तो उसका यूनिट डिजिट पे भी 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये 4 का मल्टीपल वाली वैल्यू हटा के 7 की पावर 3 लिख देते हैं। और 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई आपको बात कि नहीं आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है दोस्तों कि 12,547 की पावर कितनी दी हुई है हमें, 151 दी हुई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि आपको 7 की पावर क्या लिख देना है, 151 लिख देना है। अब क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है दोस्तों 4 घात के बाद, यानी 7 जो है हर 4 घात के बाद अपना नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, अपना नंबर क्या करता है, रिपीट करता है, यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो आपको क्या करना है, हर 4 घात के बाद, यानी इसके 4 के मल्टीपल में लिखना है। मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 या 12 हो जाएंगे। बचेगा मेरे पास कितना, बचेगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पे कितना, 3 बचेगा, तो 31 हो जाएंगे। 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, और प्लस में कितना आ जाएगा, 3। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 37 प्लस 3, ये मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर। बात आ गई समझ में आपको। अब क्योंकि 4 के मल्टीपल में, और 4 के मल्टीपल में यानी कि अपने यूनिट डिजिट रिपीट करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 अभी हमने किया था, उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, और ये तो और आसान है। देखो 12,602, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 153। आपको क्या बताना है, आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो आपको मैंने बताया था कि 2, 3, 7 और 8, क्या बताया था, 2, 3, 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, जिनकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 घात होती है। यानी अगर इस तरीके ये अगर हमेशा यूनिट पे आएंगे तो हमें घात को 4 के मल्टीपल में तोड़ के लिखना है। जैसे 153 है, इसको मुझे 4 से भाग करनी है तो कितना आएगा मेरे पास, 38 गुणा 4, और प्लस मेरे पास आएगा 1। ठीक है, 38 गुणा 4 प्लस 1 आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 38, और 4 गुणा 38 प्लस 1, यानी क्योंकि 4 घात के मल्टीपल में तो क्या करेगा, अपना यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। तो इन घात को छोड़ के हमें 2 की पावर 1 लिख देना है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट पे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन कि नहीं आ रहे, बोलो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप बोलोगे भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आप वो क्लास ज़रूर कर लेना, अगर आप वो क्लास कर लेते हो ना तो आपको और अच्छे से सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि अभी तो मैंने क्या करा है, रिवीजन करा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने वो क्लास देखी हुई है। अब अगर देखी हुई है क्लास तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहे होंगे। देखो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 12,568 की पावर कितनी, 152। 12,568 की पावर 152, इसकी हमें क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। देखो अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक चीज़ का क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि एक चीज़ का ध्यान क्या रखेंगे हमें,
हाँ जी, एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे क्या, देखो हमें इसको 4 की घात में तोड़ना है वही, क्योंकि हमारे पास क्या है 2, 3 और 7 और 8 है। तो अगर ये है तो हमारे पास साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 की, तो हमें क्या लिख देना 8 की पावर 152 लिख देना है। अब आप बोलोगे भैया ये 152 तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ कि 8 की पावर 4 गुणा 37 और प्लस क्या लिख दूँ, +4 लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मैं 8 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लूँगा। 8 की पावर 4 कितनी होती है बोलो, 8 की पावर 4 कितनी होती है। आप बोलोगे भैया 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, तो आप 64 की मल्टीप्लाई 64 से कर दो। 64 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे आपके पास आएगा 6। यूनिट डिजिट पे आपके पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे आपके पास आएगा 6, यानी कि ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास यूनिट डिजिट पे 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। इसकी एक ट्रिक है ना, इसकी ट्रिक क्या है, अगर जो भी घात दी हुई हो, अगर वो घात हमारी कंप्लीटली 4 से विभाजित हो जाए, यानी कि शेषफल हमारे पास 0 बच जाए घात को डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद, तो क्या होता है, अगर इकाई का अंक विषम है, ध्यान रखेंगे, अगर ये इकाई का अंक क्या है, विषम है। देखो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। यदि यदि घात 4 से कंप्लीटली भाग हो जाए तो, अगर घात का 4 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए तो, ध्यान रखेंगे, अगर यूनिट पे यूनिट डिजिट पर अगर विषम संख्या है, विषम है, तो जो आंसर आपके पास यूनिट डिजिट पर आएगा वो आएगा 4। अगर यहाँ पे सम है तो आंसर आपके पास आएगा 6। तो हमारे पास, हमारे केस में क्या था, हमारे केस में 6 सम था, तो सम का आंसर क्या है 6 है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे विषम 5 छोड़कर हो, यानी 5 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सम 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर 0 5 होगा तो यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा, 0 होगा तो यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। तो 5 और 0 को छोड़कर अगर विषम सम है तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्या ये क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो, बोलो आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन आसानी से। आप बोलोगे भैया आसानी से बता सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 8 की पावर 72 3 और 8 7 56 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। कैसे आएगा भाई, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 257। 257 की पावर, इसमें क्या दिया हुआ है 257 की पावर 45, और 45 को अगर 4 के मल्टीपल में लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 1। क्यों, क्योंकि 257 7 की पावर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा 11 गुना 4 + 1, तो +1 वाली तो शेष फली तो लिखते हैं हम। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1, क्योंकि 72 4 से कट जाएगा तो 8 की पावर 1, ये आएगा मेरे पास 7, ये आएगा मेरे पास 8, 7 8 56, 56 का मतलब होगा यूनिट डिजिट पे 6। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन क्या, अब हमारे पास आते हैं फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर क्या होते हैं। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फैक्टर का, रिवाइज करा देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो हम फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर से क्वेश्चन निकाल देंगे बस आसानी से। क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या निकाल देंगे। इसको समझना थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कैसे, जैसे कोई मैं संख्या लिखता हूँ 24। फैक्टर का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। 24 मैंने कोई संख्या लिखी, फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्या इस 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मेरी बात ध्यान से समझेंगे, जो संख्या इस संख्या को यानी कि 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है। क्या होता है कि जो संख्या दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 24 का फैक्टर की बात करूं तो 24 का फैक्टर 1 भी होता है, 24 2 से भी कट सकता है, 24 3 से भी कट सकता है, 24 4 से भी कट सकता है, 24 6 से भी कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 24 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट सकता है,
24 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट सकता है, और 24 अब खुद से कट सकता है 24 से। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 24 के फैक्टर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसके फैक्टर। लेकिन क्या हम ऐसी इतनी बड़ी संख्या को इस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या इतनी बड़ी संख्या को इस तरीके से निकाल सकते हैं? आप बोलोगे भैया नहीं निकाल सकते, ये तो टिपिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। तो हम कैसे निकालते हैं, हम किस तरीके से निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनके फैक्टर। इसका हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये संख्या है हमारे पास, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में या 5 7 8 कक्षा में पढ़ा होगा, 7 8 में। आपको क्या करता है, इसको फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 0। फिर इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, 2 अट्ठे 16, और बचेगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, बोलो नहीं हो पाएगा। 4 से डिवाइड करके देखूंगा, नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 73। क्या मेरे पास 73 ऐसी संख्या है जो मेरी डिवाइड हो जाए किसी से? बोलो, क्या 73 ऐसी संख्या है किसी से डिवाइड हो जाएगी? आप बोलोगे ये हो जाएगी, बोलो किसी से डिवाइड हो जाएगी। 7 पंजे 35, और अच्छा यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो 7 पंजे 35 आएगा ना। हाँ माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 5 सत्ते 35 ही आएगा ना ये भी। अब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, देखो 11 कर 11 से 77 हो जाएंगे, फिर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे अब इसको क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 2 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 1, और इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर हमें गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करते हैं हम, आपको पता होगा, हम करते हैं घात में 1 ऐड कर देते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। इसमें ऐड करूंगा तो 1 + 1, फिर इसमें ऐड करूंगा तो 1 + 1, इसमें ऐड करूंगा तो फिर भी 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, तो कितना आएगा, देखो 3, ये आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। यानी कि इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 24। ठीक है, आप वो क्लास करना जरूर, क्योंकि वहाँ पे अब इसमें बहुत सारी चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। मुझे क्या बताना पड़ेगा, देखो टोटल फैक्टर बताने पड़ेंगे, टोटल फैक्टर के बाद फिर हमें क्या बताना पड़ेगा, इवन फैक्टर बताने पड़ेंगे, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप उस वीडियो को कर लेना, और उस वीडियो को अगर आप कर पाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। हाँ जी, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या 20 तक कर लेते हैं आज, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1750 के गुणनखंड की संख्या बतानी है हमारे पास कितनी होगी। तो 17 से 50 को पहले तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वही 1750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर क्या हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, बोलो 3 से हमारे पास डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से डिवाइड हो पाएगा। देखो ध्यान रखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 27, नहीं होगा, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5 आएगा, कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेंगे कितने, 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है इसके गुणनखंडों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, घात में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। घात में क्या करेंगे, घात में 1 ऐड करेंगे और क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, घात में हम 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस के 1। और इसी तरीके से हमारे पास आएगा 1 प्लस के 1। कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा 4 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब हमें इसमें गुणनखंडों की संख्या बतानी। देखो इसका एक तरीका और है, एक बेसिक तरीका हमारे पास और है। एक बेसिक क्या, हमारे पास थोड़ा सा आपको एडवांस तरीका है। कैसे, जैसे हमें दिया हुआ है 529 और सॉरी 529 नहीं, ये इतना दिया हुआ है, कितना है ये 52,900, 52,900 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 529 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, बहुत आसान से लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 23 का स्क्वायर है, यानी कि 23 एक प्राइम नंबर है, 23 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। अब 10 को भी फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगा तो 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। यानी दोस्तों इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 23 की पावर 2, उससे पहले फिर छोटा नंबर आएगा 5 की पावर 2, फिर आएगा मेरे पास 2 की पावर 2। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास डायरेक्ट ये नंबर हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो अब इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी, तो 2 प्लस के 1 गुणा 2 प्लस के 1 और गुणा क्या कर देंगे 2 प्लस के 1, यानी कि 3 का स्क्वायर 27, यानी कि 3 की ये 3 3 बनेगा ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ऐसे ही करके देख सकते हैं। मतलब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम हमें लग सकता है, लेकिन अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने आते हैं तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। देखो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 1610, इसको डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा और 05 आएगा। अब 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 एकम 5 आएगा। अब देखो क्या 161 कितना है, ये 161 क्या किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, क्या किसी संख्या से ये डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, किसी न किसी संख्या से तो जरूर डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड हो जाएगा। 23 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल 23 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 से डिवाइड करो ना, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 23 से डिवाइड हो जाएगा एक बार। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 23। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 नंबर। हाँ जी, 19 नंबर हमारे पास क्या है, 1760 की हम बात करते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके गुणनखंडों की संख्या निकालो, क्या आएगी। इसको अगर हम बेसिक मेथड से अगर हम करते हैं तो कैसे आएगा, देखो हम इसको अगर बेसिक से ना करके अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कैसे, मैं इसको 176 गुणा 10 लिख सकता हूँ, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई 10। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 11 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, बिल्कुल, इसको लिख सकता हूँ 11, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और इसको भी लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1, ये 11 है दोस्तों, 11, तो 11 की पावर कितना आ जाएगा, 11 की पावर 1 आ जाएगा। अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस सिंपल है। 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 2, तो 6 चौक 24 आंसर आ जाएगा। ए और डी ऑप्शन सेम है, कोई नहीं, 24 आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है,
24 आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 20 की। इसमें हमें बताना है क्या होगा, इसमें हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या आप इसको कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 5 गुणा 100। भाई 500 को 5 गुणा 100 लिख देंगे। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 चौका 100। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, 21। आज हम यही वाले कर लेते हैं, मतलब हम ये जो फैक्टर वाले क्वेश्चन है ना, फैक्टर वाले निपटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले टाइप की कोशिश करूँगा। थोड़ा थोड़ा आपको बताता भी जाऊँगा, जो कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज भी होते जाएंगे और साथ में हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। देखो 250 है और 250 के हमें विभाजक बताने, वही फैक्टर बताने। अब 250 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया 250 को 25 लिख सकते हो, 25 गुणा 10। भाई 25 गुणा 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3। कोई दिक्कत है? तो 1 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 हो जाएगा। जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4। ये फैक्टर निकाल लेंगे तो हम, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हमारे पास डिविजिबिलिटी के आ जाएंगे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो आज की क्लास का 22 नंबर। संख्या 323 में, मतलब 323 कैसी संख्या है? कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ओके। 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। आपको बताना है कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं, इसमें कितने प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने देखा होगा ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ये संख्या आपकी 2 प्राइम नंबर से मिलकर बनी है। कौन कौन से? एक बनी है 17 और एक बनी है 19। और 17 गुणा 19 कितने हो जाएंगे? देखो अब इसमें पूछा गया है, देखो सीधी सी बात है, इसने पूछा गया है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब तो सिंपल है कि ये संख्या जो होगी अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर बनी होगी। तो आपको बस देखना है तो कितने अभाज्य गुणनखंड है। आपको मल्टीप्लाई 17 की, अगर आप 17 की 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो कितने, दो अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पास आया था यूपी पुलिस के क्वेश्चन में, मैंने रखा था क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये इसमें रखा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है, हालांकि मैंने वो चीज़ आपको बता दी थी स्टार्टिंग में। जब मैंने इस पे स्टार्टिंग किया था, इस वाले चैनल पे पढ़ाना, पहले हम दूसरे चैनल पे पढ़ाते थे और अब हमने ये अपना चैनल बनाया था। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या था कि उस चैनल पे हमने अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया था। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपना एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें वहाँ से, मतलब हम वहाँ से छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये अपना चैनल स्टार्ट किया, आप सबकी सपोर्ट से, आप सब पहले से ही जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ से शुरू किया था, अपना नंबर सिस्टम से ही शुरू किया था। पहली क्लास जो हमने डाली थी वो नंबर सिस्टम की थी, क्योंकि हमने एडवांस स्टार्ट करना था। अब एडवांस का हमने वो सब चीज़ स्टार्ट कर दी थी। तो जो मैंने वहाँ पे आपको एडवांस की कराई है, जो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक डालूंगा, वो जो वीडियो मैंने आपको कराई है, वो वीडियो बिल्कुल मेरे हैंड रिटन नोट से बनी हुई है। मैंने जो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिखे थे, हालांकि वो पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक नंबर सिस्टम का आपके पास क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वहाँ से आप नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आसानी से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और 22 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं ये भी आपको ज़रूर बताना है। अब जो पार्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट टाइप आ जाएगा डिविजिबिलिटी का। आप आसानी से इसको कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको बता ही दिए हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना लगा, और कैसी लगी आपको क्लास ये भी ज़रूर बताना है। और इसकी पीडीएफ आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, @maths247 पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,